आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का। और इस वाले वीडियो में जो है हम बैंकिंग अवेयरनेस कवर करने वाले हैं। तो पहले न्यूज़ में पढ़ते हैं आरबीआई न्यूज़, जो भी हम एक साथ कवर करते हैं। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि आरबीआई जो है एक 8 मेंबर की कमेटी बनाने जा रही है, जिसका काम होगा कि एथिकली कैसे हम एआई को यूज़ कर पाएँ फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस क्रिएट करेगी। तो ये जो गाइडलाइन क्रिएट करेगी, ये करेगी फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल ऑफ एआई के बेसिस पे, जिसको फ्री एआई भी बोला जा रहा है इन फाइनेंशियल सेक्टर। ये जो 8 मेंबरी कमेटी है, इसको जो चेयर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको इनका नाम याद रखना है, पुष्पक भट्टाचार्य जी। पुष्पक भट्टाचार्य जी जो है, ये प्रोफेसर है आईआईटी मुंबई के। तो इसे आपको ध्यान देनी है कि जो ये 8 मेंबरी कमेटी है, इसको चेयर कर रहे हैं पुष्पक भट्टाचार्य जी, जिनका काम रहेगा कि एक तरह का फ्रेमवर्क डेवलप करना, कैसे जो है हम एथिकली जो है एआई को यूज़ कर पाएँ फाइनेंशियल सेक्टर में। और ये जो कमिटी बोला है, इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया है कि 6 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, और इनको कुछ सपोर्ट भी दिया जाएगा जो आरबीआई का फिनटेक डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने कुछ नए रूल्स लाए हैं। नए रूल्स किसके लिए? 3 अकाउंट्स के लिए, जैसे डोरमेंट अकाउंट हो गया, इनएक्टिवेट अकाउंट हो गया, या ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, इन सब के लिए। तो आरबीआई ने इश्यू किया है गाइडलाइन, जो कि 1 जनवरी 2025 से चालू हो रहा है, और बोला गया है कि 3 अकाउंट, जो 3 बैंक अकाउंट है, ये सबको क्लोज़र करने के लिए। कौन-कौन से? जैसे मैंने आपको पहले बताया, डोरमेंट अकाउंट, इनएक्टिवेट अकाउंट और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। अब हम इसके बारे में इंडिविजुअली समझते हैं, क्या ये अकाउंट है और कैसे हम इस अकाउंट से बच सकते हैं, डिस्क्लोज़र ना हो, कैसे हम उसके लिए बच सकते हैं। तो इसमें जो पहला है डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट उस अकाउंट को बोला जाता है जो कि 2 साल तक इनएक्टिवेट रहे। अगर कोई भी अकाउंट अगर इनएक्टिवेट रहे 2 साल तक, तब उसको बोला जाता है डोरमेंट अकाउंट। अगर किसी कारणवश वो अगर इनएक्टिवेट हो गया, तो उसको वापस से रीएक्टिवेट करने के लिए ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी बैंक का ब्रांच है, वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है इनएक्टिवेट अकाउंट। इनएक्टिवेट अकाउंट वो एक्टिव अकाउंट्स होते हैं जिसको कोई भी पर्सन अगर कुछ भी उसमें ट्रांज़ैक्शन नहीं करता, और कुछ भी मतलब पासबुक भी वेरीफ़ाई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, इनएक्टिवेट रहता है 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक अगर वो इनएक्टिवेट रहता है, तो उस केस में बोला जाता है उसको इनएक्टिवेट अकाउंट। और अगर इससे बचना है, इसको ये इनएक्टिवेट ना हो, उसके लिए बचने के लिए कोई नहीं तो कोई एक ट्रांज़ैक्शन करना पड़ेगा 12 महीने के अंदर ही, ठीक है? तो ये एक तरीका है कि वो जो इनएक्टिवेट अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाए, या तो अगर वो इनएक्टिवेट हो भी गया हो, तब भी जो है एक ट्रांज़ैक्शन करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो क्लोज़र ना हो वो अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसको मान लीजिए कि आपने बहुत टाइम से कोई अकाउंट को आपने ज़ीरो बैलेंस पे रखा है, उसमें कुछ भी पैसे नहीं डाला, ₹0 है, तो उस केस में उसको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ न कुछ पॉज़िटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, पॉज़िटिव जो है पैसे रखने पड़ेंगे उस अकाउंट में, जैसे कि वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ना हो, ठीक है? तो ये 3 रूल तो लाए गए थे आरबीआई की तरफ से। इसी के साथ एक नया गाइडलाइन भी लाया गया, कैसे जो है फिक्स्ड डिपॉज़िट कर पाएँगी जो एनबीएफसीज़ हैं, और जो अ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं इनके लिए, ठीक है? तो इनके लिए कुछ नए गाइडलाइन लाए हैं, कैसे ये फिक्स्ड डिपॉज़िट को प्रीमैच्योर विथड्रॉल कैसे कर पाएँगे, ठीक है? तो पहले कुछ और रूल था, लेकिन अब जो है प्रीमैच्योर विथड्रॉल के लिए कुछ और रूल हो गया फॉर एफडी। तो इसमें बोला गया कि अगर किसी बंदे को अगर स्मॉल डिपॉज़िट है, ठीक है? तो उस केस में वो जो फुल विथड्रॉल कर सकता है, ठीक है? फुल विथड्रॉल कर सकता है कितने तक? ₹10,000 तक कर सकता है विदिन 3 मंथ्स, और उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर लार्जर डिपॉज़िट है, तो उस केस में वो पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हैं 50% तक, या तो 5 लाख तक, ठीक है? 5 लाख तक या तो 50% तक जो है वो पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हैं, और ये करना पड़ेगा विदिन 3 मंथ विदाउट एनी इंटरेस्ट। मतलब अगर ये लोग ने अगर विथड्रॉ कर लिया, जो भी पर्सन है, उन्होंने लार्जर डिपॉज़िट करके रखा है, और उस केस में वो पार्शियल विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो उनको या तो मिनिमम 5 लाख या तो 50% जो भी रहेगा, वो कर सकते हैं, और वो कर पाएँगे विदिन 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स करने के बाद उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। और जो तीसरा जो रूल निकाला गया वो बोला गया क्रिटिकल इलनेस के लिए। अब मान लीजिए किसी बंदे का कोई इलनेस हो गया क्रिटिकल, ठीक है? तो उस केस में वो जो है फुल विथड्रॉ कर सकता है, और जो भी उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा का पूरा, और उनके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद बोला गया है कि अगर कभी भी कोई पर्सन का अगर मैच्योरिटी होने वाला है, तो उससे पहले जो भी एनबीएफसीज़ हैं, इनको नोटिफ़ाई करना पड़ेगा डिपॉज़िटर को 2 हफ्ते पहले कि आपका जो है मैच्योरिटी होने वाली है। जिसकी वजह से जो भी पर्सन है वो अपना एफडी का जो भी पैसा है वो निकाल सके और दूसरी जगह लगा सके, या जो भी कारण हो उसके लिए ये एनबीएफसी ने बोला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आरबीआई न्यूज़ में ही कवर करते हैं कि आरबीआई ने एक नया प्रोविज़न निकाला है फॉर यूपीआई पेमेंट। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो भी पीपीआई है, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इनको फुल केवाईसी कर पाओगे आप, ठीक है? अब आपको अगर फुल केवाईसी करना है तो आप पीपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, और पीपीआई के थ्रू भी जो थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप रहता है उनके थ्रू।
तो ये थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप कौन से, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो ये सारे होते हैं थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप्स। तो ये जो थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स है, यहाँ से भी आप जो है आप फुल केवाईसी पीपीआई कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन चलना चाहिए कि ये फुल केवाईसी क्या मतलब हुआ? हमने केवाईसी सुना था, लेकिन फुल केवाईसी का मतलब क्या हुआ? फुल केवाईसी मतलब ये हो गया कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कुछ पैसे की रिस्ट्रिक्शन रहेगी या कुछ ट्रांज़िशन रिस्ट्रिक्शन रहेगी। तो उस केस को बोला था फुल केवाईसी। इसके अगेंस्ट में और 2 केवाईसी एक आती है, एक लिमिटेड केवाईसी, एक मिनिमम केवाईसी, ठीक है? मिनिमम केवाईसी में क्या रहता है कि आपको कुछ ना कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए जो है आपको अकाउंट सौंप दिया जाता है और उसके बाद आपका जो केवाईसी रहता है वो भी आपके नॉर्मल आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अगर लिख के देते हो तब भी वो चल जाता है। वो मिनिमम केवाईसी रहता है और इसमें ट्रांज़ैक्शन में लिमिट होती है। दूसरा जो होता है वो लिमिटेड केवाईसी रहता है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जिसके अंतर्गत आपको जो है ट्रांज़ैक्शन करने के लिए अलाउड रहता है, लेकिन वो लिमिटेड लिमिटेड ट्रांज़ैक्शन रहता है। मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप ₹10,000 का ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ रहता है। लेकिन जब फुल केवाईसी रहती है, तो इसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। आप जितना ट्रांज़ैक्शन करना चाहो उतना कर सकते हो और आपको कोई भी सर्विस लेना है, कोई लोन लेना है, वो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो रूल आया है अभी, जो आरबीआई ने रूल निकाला है, ये ऐसा नहीं कि अभी के अभी लाया गया है। इसको अप्रैल 5 2024 मतलब 5 अप्रैल 2024 को ही इसके बारे में आरबीआई स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में इसके बारे में बताया था। इसके इसके बाद क्या होगा कि अब जो भी पर्सन होंगे, फुल केवाईसी होने के बाद जो भी पर्सन है, वो जो है वॉलेट का यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो इसका एक छोटी-सी स्टोरी समझते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, जो कि मैंने डेली करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब मान लीजिए कि आपके पास पेटीएम है और पेटीएम का क्या है, आपके पास पेटीएम का वॉलेट है, ठीक है? पेटीएम है और पेटीएम का वॉलेट है और आपके वॉलेट में मान लीजिए ₹5000 पड़े हैं और आपके जो बैंक अकाउंट है, उसमें जो है आपका ₹1000 पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब आपने कोई एक सामान खरीदा जो कि ₹2000 का है और आप आपके अकाउंट में जो है सिर्फ़ ₹1000 ही है। तो अब आपके वॉलेट में ₹5000 होते हुए भी आप जो है वो ₹2000 का सामान नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो है प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी आरबीआई ने ये नया रूल लाया गया है, फुल केवाईसी वाला। जिसके अंतर्गत अगर आप फुल केवाईसी करा लेते हो, तो अब जो है आप वॉलेट का यूज़ करते हुए भी, जो ये पेटीएम का वॉलेट का यूज़ करते हुए भी आप जो है ये ₹5000 से भी आप पैसा दे सकते हो, ठीक है? तो पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर आपके पास वॉलेट में पैसा है पेटीएम के, तो जो पेटीएम की जो सर्विस है, जो ऑनलाइन सर्विस है, हम उसका आप उसका ही लाभ ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अगर आप कोई क्यूआर कोड अगर स्कैन करते हैं दुकान में जाके भी, तो आप जो वॉलेट है, उसके थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अकाउंट के थ्रू करना चाहो या वॉलेट के थ्रू करना चाहो, ठीक है? तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, उसके बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा आरबीआई की तरफ से, जो ये नया रूल लाया है, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों के जो वॉलेट है, वहाँ पे पैसे पड़े रहते हैं और वो पैसा जो है वो यूज़ नहीं कर पाते जब उनको यूज़ करना होता है, ठीक है? तो वो पैसा अब जो है यूज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आरबीआई इन पेनल्टी पड़ते हैं, तो आरबीआई ने 4 बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है और ये बैंक जो है आपको कोऑपरेटिव बैंक मिलने वाला है। तो पहला जो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है वो है भारत कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कर्नाटक बेस्ड है, जिसके ऊपर 3 लाख की पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी क्यों लगाई गई है? क्योंकि इन्होंने नॉन कंप्लायंस लिखा है फॉर अप्रूविंग न्यू लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है? तो जो भी ये लोन्स और एडवांसेस देते थे, वो जो लिमिट था इनके पास, उससे ज़्यादा का दे देते थे और इन्होंने कोलैटरल भी सही से नहीं लिया था, जिसके ऊपर इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है 3 लाख रुपए की। दूसरी जो है स्वामी विवेकानंद सरकारी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है 1 लाख रुपए की, कि इन्होंने नॉन कंप्लायंस दिखाया केवाईसी में, ठीक है? तो केवाईसी जो रेगुलेशंस रहती है, उस पे नॉन कंप्लायंस लगाया, जिसके से आरबीआई ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट जो पेनल्टी लगाई है, वो लगाई है श्री भरा भासानसवारा बैंक के ऊपर, सरकारी बैंक के ऊपर, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने जो भी एनपीए है, उसको सही से फॉलो नहीं किया। जो भी अ, आरबीआई का जो अप्रूवल रहता है, वो बिना लिए ही एनपीए में ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है? बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया, जिसके ऊपर इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट जो है, वो है बंजारा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसके ऊपर ₹50 की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने जो भी केवाईसी है, वो अपलोड नहीं कराया है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर, ठीक है? तो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है कि अब बोला जा रहा है कि जो भी केवाईसी का डेटा है, उसको जो है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर में रजिस्टर करना पड़ेगा और अब आपको बार-बार केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका केवाईसी एक बार हो जाएगा और यहीं से आप दूसरे बैंक में अगर आप अकाउंट खोलना चाहो, तब भी जो एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप अकाउंट खोल सकते हो। आपको केवाईसी बार-बार कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का, ठीक है? तो इन्होंने जो है सही से कंप्लायंस नहीं दिखाया, जिसकी वजह से इनको ₹50,000 की पेनल्टी लगी है। देखिए, रिमेंबर ट्रिक भी आप यहाँ से वो रिमेंबर ट्रिक से ये 4 जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसके नाम भी याद रख सकते हो।
और मेरी मानो तो ये लेसन पॉइंट में आता है, बिकॉज़ आपको कभी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर जब पेनल्टी लगती है तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है, बट ये लेसन पॉइंट में न्यूज़ है, ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट सेबी न्यूज़। तो सेबी ने अप्रूव कर दिया है इनलाइटमेंट एंजल फंड को कि वो जो है एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह काम कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह काम करने के बाद ये कंपनी क्या करेगी, ये जो है लॉन्च करेगी 200 करोड़ का माइक्रो वेंचर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल फंड जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसका काम रहेगा सपोर्ट करना जो अर्ली स्टार्टअप्स है इनको। अब ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनने की एलिजिबिलिटी क्या-क्या है? कैसे जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ समझते हैं। पहली चीज़ कि आपको जो है रेज़िडेंशियल होना पड़ेगा इंडिया का। दूसरी चीज़ एनआरआई हो सकते हो या फॉरेन जो नेशन है ये भी हो सकते हो। इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 करोड़ रुपए की होती है और मिनिमम जो है लॉकअप पीरियड 3 साल की होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है? तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अगर ऑपरेट करना है या तो आपको फंडिंग करनी है तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट भी सेबी की तरफ से एक अप्रूवल आई है जिसमें बोला जा रहा है कि जो कॉस्मई फाइनेंस होल्डिंग है इनको म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए अलाउ कर दिया गया बाय सेबी, ठीक है। तो इन्होंने जो है मई 2024 में एप्लीकेशन डाली थी और अब जो है इनको इनकी जो है रजिस्ट्रेशन हो गई है अंडर द सेबी रेगुलेशन 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रहा है सेबी और एनपीसीआई की तरफ से, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। तो सेबी ने बोला है कि पोस्टपोन करने के लिए जो भी इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस डिस्क्लोजर डेडलाइन है उसको। तो हम इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। पहली बात तो ये कौन सा डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। ये डिस्क्लोजर कंपनीज़ को देना पड़ता है, ठीक है? कैसे वो सोशली एनवायरमेंटली और गवर्नेंसली काम कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट जो है सेबी को देना पड़ता है और ये जो वैल्यू चेन पार्टनर लिस्टेड कंपनीज़ हैं इनको देना था और अब जो है इनका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया 1 साल और, मतलब 2026 की तक जो है इनको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बोला गया है कि जो भी वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, इनको पहले क्या था कि पहले इनको कंपाइलेंस और एक्सप्लेन अप्रोच रखना पड़ता था कि पहले जो भी इन्होंने जो भी सीबी का कंपाइलेंस है उसको सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और फॉलो करने के बाद उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है उनका जो भी मेथड है वो। और अब जो है ये वॉलंटरी कर दिया गया है। अब इनको जो है एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है कैसे जो है ये एनवायरमेंटल, सोशल या गवर्नेंस जो भी ये कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में बताना जो है अब वॉलंटरी कर दिया गया है। और दूसरा जो चीज़ है वो पहले जो था वो सिर्फ़ अश्योरेंस देना था, लेकिन अब जो है इनको जो है असिस्टेंट और अश्योरेंस दोनों ही देना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है ये फाइनेंशियल ईयर 2027 से ही चालू हो जाएगी। तो ये सेबी का न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में सब कुछ समझाया और आपको पीडीएफ में वो सब मिल गया होगा, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा डीप लेने का मतलब नहीं बनेगा क्योंकि सेबी ये न्यूज़ बहुत कम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चलते हैं एनपीसीआई न्यूज़। तो एनपीसीआई ने अनाउंस किया है कि एक डेडलाइन। पहले क्या आपने ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ा होगा कि एनपीसीआई बोल रहे हैं जितने भी यूपीआई प्रोवाइडर हैं उनको कि वो जो है अपना मार्केट शेयर कम करें और 30% में मार्केट शेयर लेके आएँ। तो ये ऑलरेडी जो नवंबर 2020 का डेडलाइन दिया था, लेकिन वो डेडलाइन पूरा नहीं हुआ। उसके बाद उसका डेडलाइन जो है 2022 में शिफ्ट हुआ, वो भी पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद 31 दिसंबर 2024 में डेडलाइन शिफ्ट हुआ, तब भी जो है ये डेडलाइन कंप्लीट नहीं हो पाया। और अब जो है जो भी यूपीआई प्रोवाइडर है इनको और 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया है और 31 दिसंबर 2026 तक बोला है कि 30% का जो मार्केट कैप है उसको अचीव करने के लिए। तो अब करंट सिनेरियो देखिए तो एज़ ऑफ नवंबर 2024 तो अब जो मार्केट शेयर है, आप देख सकते हो फ़ोनपे के पास 47.8% का मार्केट शेयर है, गूगल पे के पास 37% का मार्केट शेयर है और बाकी जैसे पेटीएम हो गया, अमेज़न पे हो गया, इनके पास जो मार्केट शेयर है सिर्फ 15% का है। तो जो फ़ोनपे है इनको बोला गया कि 30% लेके आओ, गूगल पे को बोला गया 30% मार्केट शेयर लेके आओ। तो ये करने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझते हैं। ये करने का सबसे बड़ा कारण यही है, अब मान लीजिए किसी कारणवश फ़ोनपे का बंद हो गया, ठीक है? फ़ोनपे टेक्निकल कारण की वजह से बंद हो गया। टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, टेक्निकल इश्यू की वजह से फ़ोनपे बंद हो गया। तो उस केस में क्या रहेगा कि उस केस में जो ये 47% जो भी फ़ोनपे यूज़ कर रहे हैं, उनका यूपीआई यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से एनपीसीआई नहीं चाहती कि एक ही कंपनी का जो है डोमिनेंस बने रहे और जो भी मार्केट है वो डिवाइड हो जाए जितनी भी कंपनीज है सबके पास। तो इसलिए जो है 30% का मार्केट शेयर जो है एनपीसीआई ने लाया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट जो है लॉन्चेस है वो पढ़ते हैं एक साथ, जिसमें आईसीसी बैंक जो है टाइम्स ब्लैक आईसीसी बैंक क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है, जो कि एक तरह का सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड रहने वाला है, जो कि एक मेटल क्रेडिट कार्ड है। ये भी आपको ध्यान देना है, ये एक तरह का मेटल क्रेडिट कार्ड है। तो जो आईसीआईसी बैंक है इन्होंने मिला है जो भी टाइम्स इंटरनेट है इनके साथ और ये जो है जो भी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीने वाले पर्सन हैं उनके लिए जो है ये क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया और ये क्रेडिट कार्ड जो है पावर्ड है विद वीज़ा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट जो है वो आ रहा है बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। तो जो भी मोटर इंश्योरेंस रहता है
उसमें अब नॉर्मली तो मोटर इंश्योरेंस सबको लेना ही पड़ता है, तो उसके ऊपर आप 2 ऐड ऑन भी ले सकते हो, जो बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। ये कौन-कौन से 2 जो ऐड ऑन है वो पढ़ते हैं एक-एक करके। तो एक है इको अश्योर रिपेयर प्रोटेक्शन। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि आपका जो भी रिपेयर होगा, ठीक है? जो भी आपका प्राइवेट गाड़ी है, वो अगर एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है, उसके बाद जो भी इसका रिपेयर होगा अप टू 12 ईयर तक, तो वो रिपेयर जो है वो इको फ्रेंडली रिपेयर होने वाला है। और अगर जो भी पर्सन इस इंश्योरेंस को लेगा, उसको जो भी ये इंश्योरेंस ऐड ऑन को लेगा, उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसको बोला जा रहा है ग्रीन सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, और ग्रीन कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी ग्रीस यूज़ किया जाएगा या जो भी ऑयल यूज़ किया जाएगा, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहने वाला है, ऐसा कुछ कहना है बजाज एयरलाइंस का। दूसरा जो है वो ऐड ऑन लॉन्च किया है नेम्ड ड्राइवर कवर। नेम्ड ड्राइवर कवर के कवर से जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये जो है ओन डैमेज कवर करेगा, जो भी ड्राइवर का होगा उसका, ठीक है? तो ये स्पेसिफिक गाड़ी के लिए हो सकता है, फॉर सिंगल और मल्टीपल कार के लिए भी हो सकता है। ये नेम ड्राइवर कवर, ये 2 जो है ऐड ऑन लॉन्च किए हैं बाय बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट जो है वो है श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस ने लॉन्च किया है श्रीराम ग्रीन फाइनेंस। तो श्रीराम ग्रीन फाइनेंस के अंतर्गत इनका काम रहेगा कि जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? उनको जो है फाइनेंस किया जाएगा। अब ग्रीन प्रोजेक्ट कौन-कौन से, जैसे कि ईवी हो गया या रिन्यूएबल एनर्जीज़ हो गई, तो इनको जो है सपोर्ट करने का काम करेंगे ये श्रीराम फाइनेंस की कंपनी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एसबीआई की तरफ से कि एसबीआई ने लॉन्च किया है हर घर लखपति आरडी स्कीम, जिसके अंतर्गत आप मल्टीपल जो है रुपए में पैसे डाल सकते हो, और आपको जो लास्ट में जो भी आपका अमाउंट होगा वो 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसकी वजह से आप लखपति बन जाओगे। इसका जो टर्नओवर होने वाला है ये आरडी का 3 से 10 साल होने वाला है, और अगर नॉर्मली देखें तो एसबीआई का जो आरडी रहता है उसमें 1 से 10 साल का टर्नओवर रहता है, इसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट, एसबीआई ने आरडी के साथ एक एफडी भी लॉन्च किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये है एसबीआई पार्टनर एफडी स्कीम, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन जो रहता है उनके लॉन्च किया है, जो कि 80 प्लस रहता है, ठीक है? 80 प्लस जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये 10 बीएसपी जो है, जो नॉर्मल रेगुलर इंटरेस्ट रहता है उससे ज़्यादा देने का काम करेगा, और ये एप्लीकेबल रहेगा दोनों, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है और जो न्यू टर्म डिपॉजिट कस्टमर जो दोनों लेना चाह रहे हैं वो सबके लिए। नेक्स्ट जो है एक टैब बेस्ड डिजिटल प्रोसेस लॉन्च किया है, जो भी एनआरआई है उनके लिए, कि जो भी एनआरआई है वो एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट खोल पाए। पहले क्या रहता था कि पेपर बेस में रहता था, और अब जो है टैबलेट यूज़ करेंगे, जो भी इनका एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है? जिसकी वजह से जो भी प्रोसेस है वो फास्ट होगा, और डिजिटल फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है? डिजिटल फॉर्म में ही जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाली है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये एनआरआई अकाउंट और एनआरई अकाउंट। तो जो एनआरई अकाउंट है, इसमें जो इंडियन रुपीज़ में जो भी एनआरआई है वो अपना पैसा जो है जमा कर सकते हैं, जिसमें वो टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट ये सब भी रह सकता है, जिसका टर्नओवर 1 से 10 साल तक रह सकता है। और ये जो भी अकाउंट है ये टैक्स से फ्री है, ठीक है? जिसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो है एनआरओ अकाउंट है, जिसमें जो भी एनआरआई है, अगर वो रेंट के थ्रू पैसा कमा रहे हो, डिविडेंड के थ्रू पैसा कमा रहे हो, या पेंशन के थ्रू पैसा कमा रहे हो इन इंडियन रुपीज़, तो ये सारा जो है इधर जमा होता है, ठीक है? और इस केस में ये जो है टैक्स फ्री नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है फेड वन, और ये जो है कोऑपरेटिव बैंकिंग जो भी करते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये जो फेड वन है ये कोलैबोरेट किए हैं विद न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के साथ, और तब जाके ये फेड वन लॉन्च किया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं येस बैंक की तरफ से। तो नेक्स्ट में येस बैंक ने जो है लॉन्च किया है पावर अप प्रोग्राम। तो जो पावर अप प्रोग्राम है, ये जो एमएसएमई जो भी वुमेन एंटरप्राइज है उनके लिए लॉन्च किया गया, कि वो जो है अपना बिजनेस जो है ग्रो कर पाए। तो येस बैंक ने ये अकेला नहीं कर रहे हैं, येस बैंक ने पार्टनर किया है विद एफआईसीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसे आपको ध्यान देनी है, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इनकी जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ पार्टनर करके एक एमएसएमई प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है बाय येस बैंक, जो कि हेल्प करेगा वुमेन एंटरप्राइज को कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर पाए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये से आपको ध्यान देनी है। तो ये हो गया जो भी हमारा वीकली करंट अफेयर्स था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का। मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझा वो को समझ आया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही करने देखते रहेंगे सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम इस वीडियो का एम करते हैं 5 लाइक का, और 5 लाइक अगर हो गया तो इसके बाद जो है नेशनल का भी आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलने वाला है। सो अभी के लिए इतना रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।